हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कैफिन टेक्नोलॉजीज के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर श्रीकांत नडेला साहब, जिन्होंने हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स किया है और आप सी इंस्टीट्यूट के मेंबर भी हैं, एसोसिएट मेंबर हैं। 20 साल से ज़्यादा का आपका लंबा गहरा अनुभव है और 2018 से आप कैफिन के साथ जुड़े हैं। नडेला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपके आईपीओ की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। उम्मीद करें बेहतरीन प्रदर्शन करे आपकी कंपनी आईपीओ के दौरान भी और बाद भी। सबसे पहले बताएं सर, आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। क्या बिजनेस करते हैं आप? Very good morning, sir, and very good morning to all your viewers as well. जी, केफिनटेक कंपनी जो है 1985 से है इंडिया में। हमारे 5 अलग बिजनेसेस है। पहली और जब सबसे बड़ी जो है वो म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस हम मैनेजमेंट करते हैं उनके। देश में आज के तारीख में अबाउट लगभग 41 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जिनमें से हम 59% मार्केट शेयर यानी 24 एएमसीज का हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट करते हैं उनके। और उसके अलावा हम कंपनीज को आईपीओ लेके जाते हैं और आईपीओ के बाद जो काम रहता है शेयर ट्रांसफर, डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन, जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे चीज जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन हो गया हो या बाईबैक्स हो, इन सब का हम मैनेजमेंट करते हैं। यही सब काम हम दुनिया भर में भी करते हैं, मलेशिया हो या फिलीपींस, हांगकांग, अभी सून सिंगापुर में भी हम काम चालू करने वाले हैं। इसके अलावा जो नए एसेट क्लासेस है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, नेशनल पेंशन सिस्टम, प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स, और ये सब भी मैनेजमेंट करते हैं। हमारा जो हैसियत है वो कैपिटल मार्केट में क्वाज़ाई एमआईआई बोलते हैं, जबकि सेबी के लाइसेंसी है हम, क्वालिफाइड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट भी कहलाते हैं। और पीएफआरडीए के इसके अंदर हम नेशनल पेंशन सिस्टम भी एडमिनिस्टर करते हैं सीआरए के रूप से। परफेक्ट। तो बेसिकली आप सारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देने का काम करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, कंपनियां हैं, उनके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के तौर पर भी, और उनके रिकॉर्ड्स रखने और इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देने के लिए। आज से आपका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अब सर एक चीज, जो आपकी कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो जनरल अटलांटिक है, राइट सर? प्राइवेट इक्विटी फंड। करेक्ट। और अगर मैं सही हूं तो कार्वी ग्रुप से ये कंपनी प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने खरीदी है, राइट सर? करेक्ट। तो अब एक जो आपके इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो भी निवेशक, वो ये जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि कार्वी ग्रुप मुश्किल में था, उन्होंने कंपनी बेची होगी, आपके नए प्रोमोटर्स आए हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। क्या कंप्लीटली मैनेजमेंट नए इन प्रोमोटर्स और नए मैनेजमेंट के पास है, पुराने प्रोमोटर्स का और नए प्रोमोटर्स का कंपनी को लेकर क्या अभी कोई रिलेशन, किस तरह का कोई चीज है? देखिए, ये जो कंपनी है ये कार्वी ग्रुप में से एक कंपनी है। पहले कार्वी कंप्यूटर शेयर, जो एक जॉइंट वेंचर थी कार्वी ग्रुप और कंप्यूटर शेयर नाम के कंपनी, ऑस्ट्रेलिया के और दुनिया के सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है वो इनफैक्ट। और जनरल अटलांटिक ये कंपनी 2017 और 18 के बीच में खरीदे थे। जो भी कार्वी ग्रुप का प्रॉब्लम हुआ था वो 2019 नवंबर में हुआ था। और उसके बाद हमने काफी सारे स्टेप्स लिए हुए थे, जैसे प्रोमोटर स्टेटस निकाला दिया गया था, पूरा मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का सेपरेशन भी हो गया था, तभी नाम भी बदला गया था, और हम ग्रुप कंपनी भी ना रहे पिछले 2 साल से। सो ये जो सेपरेशन है वो काफी साल से। अभी हमारा जो मैनेजमेंट है पूरा नया मतलब अभी 4-5 साल से है हम जनरल अटलांटिक के आने के बाद। हमारा बोर्ड जो है पूरा इंडिपेंडेंट बोर्ड था 5 साल से, और रहा भी है अभी हमारा चेयरमैन हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, पूरा इंडिपेंडेंस से चलाते हैं हम हमारा कंपनी। So basically there is no relation whatsoever between what happened with probably Kavi stockbroking and this company. This is a very different company. Even the order that came from the enforcement directorate, अगर कोई पढ़ेंगे उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि केफिनटेक का नाम और उसका मैनेजमेंट का नाम कहीं पे मेंशन भी नहीं किया गया है। तो सर 2 सवाल हो रहे हैं। क्या पुराने मैनेजमेंट की कोई स्टेक है? जो मैं देख रहा हूँ 12 से 14% के आसपास की उनकी स्टेक है और वो ब्लॉक्ड है, वो बेच नहीं सकते, राइट सर? That is correct, yes. परफेक्ट। तो यानी कि वो रिस्क आपकी है ही नहीं कि जो पुराने हैं प्रोमोटर्स की वो स्टेक बिकेगी नहीं, जब तक ब्लॉक है तब तक है, राइट? That is correct. अच्छा, दूसरा सर एक और चीज बताएं कि कुछ केसेस जो मैं आपके डीआरएचपी में देख रहा था, जो पुराने प्रोमोटर्स पे चल रहे कर रहे हैं, उससे कंपनी पर कोई लायबिलिटी नहीं आने वाली, या कंपनी का कोई उस पर मामला बन सकता है? जरा वो एक बार समझा दें।
अनिल जी, सो ये जो मामला है, जो भी ये पुराने प्रमोटर्स पे, ये उनके खुद पे है, जो इस कंपनी से वास्ता नहीं है, और वो सब पूरा सब जुडिस है। तो उसके मामले में मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, मगर हमारा जो भी पूरे जितने भी डिस्क्लोजर्स है, वो पूरा डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी आरएचपी में है। हमारा जितना भी अनुभव है और अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से ये कंपनी के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं रहना चाहिए। अब नरेंद्र साहब, जो कंपनी के फाइनेंशियल पर आते हैं, सारे ये जो डाउट थे वो क्लियर हो गए, कि ताकि पूरा निवेशकों को ये समझ में आ जाए पुराने इन्वेस्टर्स और नए प्रोमोटर्स के बीच, पुराने प्रोमोटर्स और नए प्रोमोटर्स के बीच में बिल्कुल वो चाइनीज वॉल है, कोई पूरा अलग अलग हो चुका है। जो फाइनेंशियल ग्रोथ है आपकी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंप्रेसिव है। पिछले 3 साल की जो मेरे पास नंबर है 2020 से लेकर अभी सितंबर 2022 तक के, हर एक फ्रंट पर, चाहे वो ऑपरेटिंग फ्रंट पर हो, मुनाफे के फ्रंट पर हो, आपकी कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है। एक जरा आइडिया, अंदाजा दीजिए आगे किस तरह की ग्रोथ कंपनी की हो सकती है। मैं जानता हूं कि आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आईपीओ का वक्त है। एक विजन जानना चाहता हूं कि अगले 2-3 साल, 5 साल में आप किस तरह का मार्केट देख रहे हैं और किस तरह की ग्रोथ कंपनी कर सकती है। थैंक यू अनिल जी। जैसे आप बताए थे, हमारा रेवेन्यूज जो थे 2020 में लगभग 480 करोड़ के थे। अभी 31 मार्च 2022 तक 640 करोड़ तक आ गए थे। हाफ ईयर एंडिंग सितंबर 2022 तक ऑलरेडी 350 करोड़ का हमारा मुनाफा हो चुका है। और हमारा ग्रोथ जो है काफी डाइवर्सिफाइड है। जबकि म्यूचुअल फंड्स हम जो मैनेज करते हैं, वो अभी भी सबसे बड़ा शेयर ऑफ रेवेन्यू है, जो ही 65% के ऊपर है। और इंटरनेशनल बिजनेस जो हमने नए चालू किए थे 4 साल पहले, जैसे मैं बता रहा था, मलेशिया और फिलीपींस और हांगकांग में हमारा काम जो है, उसका मुनाफा ऑलरेडी 15% तक हो चुका है पूरा रेवेन्यू पूल में। उसके अलावा हमारा शेयर ट्रांसफर एजेंसी का जो काम है, वो लगभग 14% की रेवेन्यू है, जो ग्रो हो रहा है। अभी पिछले 6 महीनों में जो हमारा फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे, तो पूरा 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। और वो ग्रोथ जो हुआ था, म्यूचुअल फंड्स का रेवेन्यू 15%, मगर बाकी सब बिजनेसेस जो भी है पूरा 40% के लगभग आसपास ग्रो हुए थे। तो हमारा ग्रोथ जो है वो पूरा कैपिटल मार्केट्स के हिसाब से चलता है, मगर हम भारत के फाइनेंशियलाइजेशन और ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट के फिलॉसफी में काफी कॉन्फिडेंस रखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स ग्रो हो रहे थे और भी आगे होंगे, या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जैसी एसेट क्लास नया वाला जो ग्रो हो रहा है, हमारे हिसाब से वो भी आगे ग्रो होगा। और इंटरनेशनल बिजनेस में काफी सारा एड्रेसेबल मार्केट है, और जितने देशों में हम काम करते हैं उनका लगभग एड्रेसेबल मार्केट लगभग $1 ट्रिलियन का है, जबकि इंडियन म्यूचुअल फंड्स आज के तारीख में $500 बिलियन का है। और अगर ऐसे आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी है। ऑब्वियसली अभी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और बाकी के एसेट क्लासेस और इंडिया में। अच्छा सर, अगर आपके, वैसे तो आप लगभग सारे सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं, 40-50% का मार्केट शेयर लेकर आप अच्छी लीडरशिप पोजीशन में हैं, लेकिन अगर कोई लिस्टेड प्लेयर से अगर आपको कंपेयर करें, तो क्या कैम्स सबसे नजदीक हो सकता है? करेक्ट, दे आर द क्लोजेस्ट एंड द ओनली लिस्टेड पेयर इन आवर कंट्री, यस। और कैम्स मिलकर लगभग ये पूरा बिजनेस इंडिया में आप दोनों मिलकर करते हैं, करेक्ट? जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से अनिल जी, यस, वो म्यूचुअल फंड में खाली हम दोनों रजिस्टर हैं आज के तारीख। अच्छा सर, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जैसे जैसे इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा इंडिया में, जो इक्विटी कल्चर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के जो कल्चर बढ़ रही है, उसमें आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। दूसरा जो है, आपके फ्री कैश फ्लोज जो मैं देख रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज है, यानी कि आपके पास पैसा तो बहुत अच्छा खासा है और फी इनकम है, तो ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने नहीं होते हैं। तो क्या कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ आप सोचते हैं, या किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, वो बताएं। थैंक यू अनिल जी। तो हमारा ग्रोथ स्ट्रेटजी था, पहले तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला था। तो 4 साल पहले जब हम पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू किए थे और ये केफिन टेक कंपनी बन चुका था, तब तक me and people like my team members largely come from technology background, we joined this organization। तो हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स जो बनाए थे, वो बनाए खाली सिर्फ हमारे क्लाइंट्स का ग्रोथ के लिए, और हमारा कमर्शियल मॉडल जो है वो क्लाइंट्स के ग्रोथ के निर्भर पे हमारा ग्रोथ भी है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा हमारा जो दूसरा ग्रोथ था, वो पूरा M&A के हिसाब से हुआ था, इनऑर्गेनिक। जैसे हमारे इंटरनेशनल मार्केट में बोल रहा था अभी तक, international growth also had started through an acquisition in Malaysia। In addition to that, अभी यही साल हम हेक्साग्राम बोल के एक फंड अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो खरीदे थे, उसके वजह से हमारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन और भी बढ़ रहा है। और डोमेस्टिकली ऑल्सो लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज
बैंकिंग सेक्टर एंड द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के और ज्यादा क्लाइंट्स भी हमारे बढ़े ये साल। और इसके पहले बीएनपी पारिवास और सुंदरम का कैप्टिव आरटीए जो। तो ये है आपकी आगे की ग्रोथ की योजना। नडेला साहब, जाने से पहले एक बार फिर से आपसे मैं थोड़ा समझने के हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल्स मजबूत है, आपके कैश फ्लोज अच्छे हैं, आपकी लीडरशिप है, बिजनेस ऐसा है यूनिक है और बढ़ने वाला है, ग्रोथ साफ नजर आती है। सिर्फ एक ही चीज जो दर्शकों के लिए फिर से मैं जान रहा हूँ, कहीं कोई क्या कंपनी पर किसी तरह की कोई लाइबिलिटीज पुराने प्रोमोटर्स की वजह से आ सकती है या नहीं आएगी? क्योंकि 2018 में आपने ये कंपनी ली जीन है, राइट, जनरल अल्ट्राटेक जीएन है, और 2019 के बाद कार्वी का मामला हुआ। तो जस्ट लोग ये समझना चाहते हैं वो रिस्क तो नहीं है या है? अनिल जी, जैसे मैंने बताया था, पूरे डिस्क्लोजर्स तो आरएचपी में है। जो भी लायबिलिटीज है वो पुराने शेयर होल्डर के खुद के लायबिलिटीज है। ओके, हमारे हिसाब से कंपनी के ऊपर तो कोई लायबिलिटी आनी नहीं चाहिए। बढ़िया। नरेला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आपने पूरे विस्तार से एकदम क्लैरिटी के साथ अपनी बात रख दी, तो काफी कुछ डाउट्स क्लियर भी हो गए। उम्मीद करते हैं आपकी कंपनी का जैसा दमदार बिजनेस है वैसा ही दमदार रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। सोमवार से आईपीओ खुलने वाला है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सो मच।